हिमाचल प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र 18 से 21 दिसंबर तक धर्मशाला में आयोजित होगा। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने बताया कि शीतकालीन सत्र में 4 बैठकें आयोजित की जाएंगी। इसी के साथ पूरे कैलेंडर वर्ष में विधानसभा में कुल 27 बैठकें आयोजित की जाएंगी। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि विधानसभा के बाद हिमाचल विधानसभा अब नेवा ऐप पर भी उपलब्ध है। साथ ही उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर विशेष दौरे की भी जानकारी दी। विधानसभा अध्यक्ष ने इस दौरान सुझाव दिया कि हिमाचल विधानसभा को विशेष बैठक बुलाकर हिमाचल के जरूरी विषयों पर चर्चा करनी चाहिए, जिसमें विधायिका के साथ साथ न्यायपालिका और कार्यपालिका भी शामिल हो। कैमरा प्रोसीडिंग विशेष अधिकार के तहत उन्होंने ये विशेष बैठक बुलाने का सुझाव रखा। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि विधानसभा का शीतकालीन सत्र 18 से 21 दिसंबर तक आयोजित होगा। इसमें 4 बैठकें की जाएंगी। उन्होंने कहा कि सत्र के बाद इस पूरे कैलेंडर वर्ष में विधानसभा कुल 27 बैठकें आयोजित करेगी। इससे पहले बजट सत्र में 12 और मानसून सत्र में 11 बैठकें विधानसभा आयोजित कर चुका है। शिमला में मीडिया से बातचीत के दौरान हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने सुझाव रखा कि प्रदेश विधानसभा को हिमाचल के जरूरी मुद्दों पर विशेष बैठक बुलाई जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस बारे में वो मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष से भी चर्चा करेंगे। वहीं विदेश दौरे को लेकर विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि लोकसभा अध्यक्ष की अध्यक्षता में देश भर में विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्षों का सम्मेलन हुआ, जिसके बाद विभिन्न विषयों पर विधानसभा अध्यक्षों और उपाध्यक्षों को विदेश में भारत का पक्ष रखने का मौका मिला। आज की ये प्रेस वार्ता रिलेटेड टू जो अभी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो सिडनी में हुई और उसके बाद 3 और देशों का जो दौरा विधानसभाओं के द्वारा अध्यक्षों के द्वारा हुआ, उस सिलसिले में भी है। और जैसा आपको जानकारी है कि विधानसभा का सत्र जो है विंटर सेशन वो धर्मशाला में 18 से 21 का जो प्रपोज़ल गवर्नमेंट से आया था, जिसको हमने राज्यपाल महोदय को जो है अप्रूवल के लिए भेजा था, उसकी अप्रूवल हमको रिसीव हो गई, मिल गई और इसकी नोटिफिकेशन सेशन की आज हो रही है। तो हमने लगभग कुल मिला के 27 सीटिंग्स जो है इस साल में, इस कैलेंडर ईयर में विधानसभा की होंगी। हमने पहले 12 सेशन में की, बजट सेशन में 11 मानसून सत्र में की, अब 4 जो है अब होंगी, तो कुल मिला के 27 सीटिंग्स होंगी। और जो विशेष जानकारी आप सब के लिए है, हम अब नेवा पर आ गए हैं। जैसे ही ये नोटिफिकेशन होगी तो विधानसभा की सारी जो सूचनाएं हैं जो मीडिया को, जो नेवा का जो ऐप है उसके माध्यम से आपको उपलब्ध होंगी। पहले हम जो अपना ई विधानसभा थी उसके ऊपर थे। अब जैसा आप जानते हैं कि राष्ट्र स्तर के ऊपर सभी विधानसभाओं को, लोकसभा को एक ही ऐप से जोड़ने का काम जो है पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, लोकसभा के द्वारा हुआ है। और अब हिमाचल विधानसभा भी ई विधानसभा के बाद अब नेवा के ऊपर जो है हम आए हैं। हमारी सारी सूचनाएं अब इस ऐप के माध्यम से अवेलेबल होंगी आज की नोटिफिकेशन के बाद। दूसरा, अभी जो जिसमें आप जानते हैं कि लोकसभा के जो माननीय अध्यक्ष हैं, उनकी अध्यक्षता में देश भर के सारे जो माननीय अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, उनकी संबंधित मीटिंग्स दिल्ली में होती है। और वहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, इकोनॉमिक अफेयर्स, होम अफेयर्स, सारी मिनिस्ट्रीज़ के साथ इंटरेक्शन होता है। तो ये जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है, जिसमें राष्ट्र भर के सारे जो
विधान सभाओं के अध्यक्ष हैं, विधान परिषदों के जो चेयरमैन हैं, उपाध्यक्ष हैं, ये सब उन जो है ये जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होती है उसमें भाग लेते हैं। और इसका जो प्रेल्यूड है वो लोकसभा में डिसाइड होता है, विषय लोकसभा डिसाइड करती है। और वो विषय जो हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो मिनिस्ट्रीज़ हैं उनके साथ इंटरेक्शन होता है, और उस इंटरेक्शंस में जो विषय हैं उस विषय को जो है किस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय मंच के ऊपर रखना है, इस बारे में पूरी तरह से चर्चा होती है। तो जो विषय हमको दिए गए थे वो विषय जो है मैंने यहाँ से 3 विषयों के ऊपर अपने विचारों को प्रकट करने की सहमति जो है यहाँ से मैंने प्रकट की थी। लेकिन लोकसभा ये डिसाइड करती है कि किस विषय के ऊपर कौन अध्यक्ष जो है वहाँ इंटरवीन करेगा। तो मैंने तो 3-4 विषयों के ऊपर दिया था, तो उन्होंने एक विषय के ऊपर, और कुल मिला के 7 या 8 अध्यक्ष जो हैं उन विषयों के ऊपर इंटरवीन करने के लिए ये लोकसभा जो है उसका चयन करती है। और लोकसभा ने जो मेरे दिए गए विषयों के बाद मुझे जो बेंचमार्किंग है, बेंचमार्किंग इन द इंडियन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम, कौन से ऐसे बेंचमार्क एस्टेब्लिश हों जिससे विधानसभाओं की कार्रवाई जो है एक एथिकल बेस के ऊपर चले, जहां चर्चा जो है लोगों से, जनहित से जुड़े हुए विषयों के ऊपर ज़्यादातर हो और जो है राजनीति कम हो। तो उस विषय के ऊपर मैंने अपना जो है वहाँ इंटरवेंशन दिया था, और उसको सराहा भी गया इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। और जो क्वेरीज मैंने रेज की थी उस क्वेरीज को पैनल भी was not in a position to explain, because what I wanted to know is कि बेंचमार्क्स तो हमने एस्टेब्लिश किए, जैसे एंटी डिफेक्शन लॉ के डिसीजन जो है दैट इज़ ए बेंचमार्क एस्टेब्लिश्ड बाय द हिमाचल प्रदेश विधानसभा अंडर द एंटी डिफेक्शन लॉ, and which was upheld by the High Courts, by the Supreme Court also. And as per the latest judgment of the Supreme Court also, wherein a Tamil Nadu speaker was in a way to accept the resignation of a MLA, and he took some time. The other party went to the High Court. High Court gave a direction. Vidhan Sabha went to the Supreme Court, and Supreme Court again said that we cannot give a direction to the speaker. It is his domain to decide. However, we request him to decide it in a reasonable manner. So the benchmark which we established here in this Vidhan Sabha, that was also discussed, and various other benchmarks established by the various countries, that was also discussed. तो सबसे अच्छा जो मुझे लगा डिस्कशन में, क्योंकि जुडिशरी भी पार्ट ऑफ द इंडियन डेमोक्रेटिक सिस्टम है और एनी डेमोक्रेटिक सिस्टम है, और वहाँ पर जो चर्चा आई, जो लैटिमार प्रिंसिपल है जो सुप्रीम कोर्ट ने जिसको ले डाउन किया है, उसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, जजेस, एग्जीक्यूटिव के टॉप ऑफिशियल्स, लेजिस्लेचर हेड इकट्ठे बैठकर जो है जो देश से जुड़े हुए मसले हैं, प्रदेश से जुड़े हुए मसले हैं, उनके ऊपर आम सहमति जो है पैदा करें। क्योंकि व्यूज़ डाइवर्जेंट नहीं होने चाहिए, व्यूज़ सपोर्टिव होने चाहिए। एक दूसरे के ऊपर हम रेगुलेटर का काम ना कर इन द इंटरेस्ट ऑफ द डेमोक्रेटिक सिस्टम वी शुड ऑल वर्क टुगेदर फॉर द स्ट्रेंथनिंग ऑफ ए डेमोक्रेटिक सिस्टम। दिस वाज डिस्कस्ड देयर। जो कुछ एक कंट्रीज़ हैं जिन्होंने इसको मेथड को अडॉप्ट किया, जो मुझे लगा कि ये बहुत बढ़िया है और इसके ऊपर हमको भी आगे काम करने की ज़रूरत है। बेंचमार्किंग, हमारे पास सारे रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, और प्रिविलेज कमेटी है, कंटेम्प्ट ऑफ द विधानसभा है, ऐसे सारे विषय हैं हमारे पास। ऑलरेडी वी आर इक्विप्ड विद द रूल्स। लेकिन सवाल है, जब कोई भी माननीय सदस्य विधानसभा के अंदर आता है और उसके माइंड के अंदर क्या है, ये तो जब वो वहाँ अपने आप को एक्सप्रेस करता है तभी पता लगता है इनके माइंड के अंदर क्या है। बेंचमार्क्स होने के बावजूद भी
अगर कोई मान्य सदस्य अपनी विचारों की अभिव्यक्ति के लिए मान्य सदन के अंदर जो है राजनीतिक दृष्टिकोण से अपने विचारों की अभिव्यक्ति करता है, तो विधानसभाओं के पास, विधानसभाओं के जो पीठासीन अधिकारी हैं उनके पास कोई ऐसा अधिकार क्षेत्र नहीं है, क्योंकि हमारा संविधान जो विधानसभा की जो परिधि है अंदर 4 वॉल्स है, उसमें पूरी फ्रीडम देता है कि एवरी मेंबर, इलेक्टेड मेंबर हैज़ ए राइट टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ, ही कैन कॉज एनी aspersions also, he can cause any insinuations also which will not amount to any derogatory remark or defamatory remarks. This is the constitution has given this power to the elected people. तो मैंने यही पूछा था कि vis-a-vis जब इलेक्टेड आदमी के पास ये सारे अधिकार क्षेत्र हैं, आप कौन सा ऐसा बेंचमार्क है जो विधानसभाओं के जो पीठासीन अधिकारी हैं जो एस्टेब्लिश करें, जिससे उस मान्य सदस्यों को विचारों की उस अभिव्यक्ति में रोकने का प्रयास किया जाए। वैसे तो हैं स्पीकर के पास अधिकार, ये ऊपर में ग्रोइंग स्टेज के ऊपर है। वी आर ए डेवलपिंग कंट्री, वी आर नॉट ए डेवलप्ड कंट्री। और जो हमने देखा वहाँ जाकर जो दूसरे देशों में, क्योंकि वहाँ तो रिप्रेजेंट एज ए इंडिया किया गया और पार्लियामेंट की तरफ से जो डेलीगेशन के रूप में अधिकृत किया गया, उस रूप में वहाँ विचारों की अभिव्यक्ति की गई। लेकिन मैंने ये महसूस किया व्यक्तिगत तौर पर, अब चाहे आप ऑस्ट्रेलिया को ले लो, जापान को ले लो, न्यूजीलैंड को ले लो या साउथ कोरिया को ले लो, ये सारी जगह पहाड़ हैं, पर्यावरण है, और उन्होंने अपने पहाड़ों का, पर्यावरण का संरक्षण किया है। और उस प्रकार से नहीं किया जिस प्रकार से यहाँ कंप्लीट बैन है। जैसे सिल्वीकल्चर के ऊपर हिमाचल प्रदेश में पूरा बैन है कि आप हरे पेड़ों को काट नहीं सकते। उन्होंने जो है पहाड़ों को काट करके नई स्पीशीज वहाँ ग्रो करके, जो है नई तरह की वेजिटेशन जो है वहाँ पैदा करके, पास्चर्स पैदा करके, जैसे न्यूजीलैंड में जो है पहाड़ों को जो है काटने के बाद वहाँ अलग से जो है फ्लोरा फना क्रिएट करने के बाद जो शीप रेयरिंग है, शीप ब्रीडिंग है, जो शीप से रिलेटेड इंडस्ट्री है, जो न्यूजीलैंड की लीडिंग इंडस्ट्री है, वहाँ काम उन्होंने किया है। जब यद्यपि हमारे यहाँ ऐसा नहीं है और उनको हमारे बारे में, जैसे हिमाचल है, हिमाचल के बारे में भी जानकारी जो है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर बहुत कम है। तो हमने जहाँ जहाँ अपनी एम्बेसीज में गए तो हिमाचल के जो टूरिज़्म के क्षेत्र में जो हम कर रहे हैं, जो सरकार कर रही है, विभाग कर रहा है, उससे रिलेटेड सारा जो मटेरियल था उन एम्बेसीज के माध्यम से हमने वहाँ अपने एम्बेसडर्स जो हैं वहाँ पर उनमें हमने पहुँचाया कि वो उसकी ट्रांसलेशन करके, क्योंकि वहाँ लैंग्वेज का भी बैरियर है। अब जापान है, वहाँ इंग्लिश बहुत कम बोली जाती है। कोरिया है, वहाँ भी इंग्लिश बहुत कम बोली जाती है। इफ़ यू वांट टू एक्सप्रेस योरसेल्फ, आइदर यू मस्ट नो द जापानीज और द कोरियन लैंग्वेज, अदरवाइज वेरी फ्यू पीपल वेयर वाई यू कैन इंटरेक्ट विद देम इन इंग्लिश ऑल्सो। तो उन लोकल भाषाओं में उस मटेरियल को जो है ट्रांसलिटरेट करके जो है वहाँ पर एम्बेसीज के माध्यम से मुटवाने का काम हमने वहाँ पर, जो पेपर था हमारा, उसके माध्यम से हमने किया। हिमाचल में जैसे हमारा हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट है, जो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी बहुत सा जगह उसको माना जाता है, लेकिन अभी उसका एक्सपेंशन उस लेवल पर नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि जिस प्रकार से उन्होंने अपने पहाड़ों का संरक्षण करके टूरिज़्म की दृष्टि से, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया है, चाहे न्यूजीलैंड है, चाहे जापान है, चाहे कोरिया है, उन्होंने विकसित किया है। हम भी अगर टूरिज़्म को अपनी इकोनॉमी का बेस बनाएं और अपने पहाड़ों का संरक्षण कर उस प्रकार से टूरिज़्म को विकसित करने के लिए प्रयास करें, तो एक बहुत बड़ा रिसोर्स जो है हिमाचल के पास टूरिज़्म की दृष्टि से हमारे पास है। न्यूजीलैंड में कोई और दूसरी इंडस्ट्री नहीं है, बेस्ड सारी एग्रीकल्चर बेस्ड है, ऑर्गेनिक वेस्ट है, वो फल पैदा कर रहे हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा जो शीप की फार्मिंग कर रहे हैं, या आपका डेयरी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। एरिया हमारे से बहुत ज़्यादा है उनका। तो हमको हिमाचल प्रदेश को विज़ा-विज़ जो है उस लेवल के ऊपर उन कंट्रीज़ के साथ हमारे जो यहाँ पर रिसोर्स है उसको डिस्कस करने की ज़रूरत है। वहाँ से बहुत सारी कंपनीज जो हैं, दे वांट टू कंट्रीब्यूट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ
tourism industry in Himachal Pradesh also. So we have to invite all those companies, multinationals, so that we can excel in the tourism and we can make a boon to the state of Himachal Pradesh. तो ये सारा पॉलिटिकल सिस्टम ज़्यादा मैच्योर है, 2 पार्टी सिस्टम है, मल्टी पार्टी नहीं है और नेशनलिज्म ज़्यादा है। एक छोटे से छोटा आदमी भी राष्ट्र की बात करता है, राष्ट्र के लिए अपना जो योगदान है उसकी बात करता है। तो ये सारी चीज़ें हमको देखने को मिली और इश्यूज़ वहाँ भी हैं, ट्राइबल के इश्यूज़ हैं। जैसे न्यूजीलैंड में मॉरीज हैं, वो क्लेम करते हैं वी आर द इंडिजिनस पीपल ऑफ द न्यूजीलैंड, कि न्यूजीलैंड में सबसे पहले हम आए। वो उनकी जो थ्योरी है और उनके जो राइट्स है उसकी भी एजिटेशन वो वहाँ पर न्यूजीलैंड में हो रहे हैं कि हमको रिजर्वेशन चाहिए, हमको हमारा जो हिस्सा है गवर्नमेंट मेकिंग में वो ज़्यादा चाहिए। तो मतलब वो इस प्रकार की व्यवस्थाएं जो देश में भी हैं, हमारे देश में भी हैं, वहाँ भी हैं, लेकिन वहाँ पीसफुल प्रोटेस्ट होती है, नेशनल प्रॉपर्टी को डैमेज नहीं किया जाता है। और यहाँ वेयर एज हमारी प्रोटेस्ट और उन प्रोटेस्ट में थोड़ा सा अंतर है। तो ये बहुत अच्छा लगा जो ये हमारा दौरा रहा और बहुत कुछ जानने का, सीखने का मौका मिला। और मैं ये समझता हूँ कि हमें भी विधानसभा में बैठकर, मैं अभी बात करूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी से, भी नेता प्रतिपक्ष से भी, कि एक सेशन हमको एक ऐसा 2-3 दिन की सिटिंग करनी चाहिए जिसमें जो इश्यूज़ रिलेटेड टू हिमाचल प्रदेश हैं, जो इश्यूज़ कि हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था को कैसे सुधार सकते हैं, हम सुधार करके आगे कैसे बढ़ सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिमाचल जो है टूरिज़्म की दृष्टि से कैसे जो है हम ले जा सकते हैं, इन विषयों के ऊपर हमको चर्चा करनी चाहिए और उसके ऊपर कॉन्सेंसस इवॉल्व करना चाहिए। और कॉन्सेंसस और उन इश्यूज़ को पॉलिटिकल इश्यूज़ नहीं बनाना चाहिए। जो चर्चा में जो है प्रदेश हित में जो है ये विषय जो है सभी गवर्नमेंट्स को, चाहे ए गवर्नमेंट आए चाहे बी गवर्नमेंट आए, उनके ऊपर वो कॉन्सेंसस इवॉल्व करके आगे निकलना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। इफ़ एनी क्वेश्चन वी रिप्लाई टू दैट। बहुत मैच्योर नहीं है, परिपक्व नहीं सोच। 9 विधायक जो भाजपा के थे उनके ऊपर आपने प्रोसीडिंग चलाई थी, तो फैसला कब तक, क्योंकि अब तीसरा सत्र आने वाला है? ऐसा है, वो इशू जो है वो विधानसभा के अंदर का है। मैंने पहले भी कई बार आपसे ये जिक्र किया है, क्योंकि एक तो मैंने पहले बताया आपको कि प्रिविलेज कमेटी हमारे पास है, ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस के रूल्स रेगुलेशन लॉ हमारे पास है, लेकिन कंटेम्प्ट ऑफ हाउस का जो इशू है वो जो है ये पहली बार विधानसभा में जो ये प्रोसीडिंग्स हमने जो ड्रॉ की हैं वो कंटेम्प्ट ऑफ द हाउस की हैं। अब ये प्रोसीडिंग्स जो है आगे बढ़ेंगी और उपयुक्त समय के अंदर विधानसभा के अंदर ही उनका निर्णय होता है प्रोसीजरली। But this issue, as I said, it is also a sort of a benchmark. इससे पहले की विधानसभाओं में ये ऐसा इशू डिसाइड नहीं हुआ है, तो ये दिस इज अगेन लाइकली टू सी इन द फ्यूचर कैसे इस इशू। टाइम बॉन्ड तो होता नहीं है इशू, क्योंकि ये विधानसभा का टर्म 5 ईयर है, वही टाइम बॉन्ड है। इसमें एक सेशन की कोई भी इशू आता है, हाँ। तो जैसे होता है कि अगर बजट सत्र में आया तो बजट सत्र में उसमें निर्णय ले लिया जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है, वे मतलब ऐसा इसको 5 साल तक भी चलाया जाए। हमारे पर ऐसा कोई मैंडेट नहीं है कि जैसे मैंने आपको बताया अभी तमिलनाडु में अध्यक्ष ने जो है कांग्रेस के एमएलए ने रिज़ाइन करके दूसरी पार्टी ज्वाइन करने की बात कही, तो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया तो हाई कोर्ट में चला गया। जैसे यहाँ गए थे तो हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दे दी, जैसे यहाँ पर 3 जजेस में एक जज ने बोला डायरेक्शन दी जा सकती है, 2 ने बोला नहीं दी जा सकती है, एंड द मैटर वेंट टू द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट वेंट विद दिस डिसीजन कि वी कैन नॉट issue any direction to the domain of the speaker. He is to decide, however he should decide in a reasonable time. तो महाराष्ट्र का भी इशू यही था, आपने देखा जो गवर्नमेंट वहाँ पर चेंज हुई, अब तो री इलेक्शन हो गया वहाँ पर। सर आपने जो सेशन की बात की है ना कि एक सेशन ऐसा भी हो जिसमें का डिस्कशन हो गया, इसमें बात करेंगे सीएम से, नेता प्रतिपक्ष से, ये क्या जो सेशन जो होते हैं हमारे पास हमारे रूल्स के अंदर प्रोविजन है कैमरा प्रोसीडिंग्स का, जिसमें जैसे जो मैंने लैटिमार प्रिंसिपल की बात की जो वहाँ पर डिस्कस हुआ, जुडिशरी के लोग, लेजिस्लेचर के लोग, एग्जीक्यूटिव के लोग सारे इकट्ठे बैठकर जो स्टेट से रिलेटेड इश्यूज हैं उनके ऊपर जो है वो बैठ के चर्चा करें और जो है उसमें सपोर्टिव व्यू पॉइंट आए। अब हम
कोई भी विंग जो है वो है तो इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द सिस्टम. दिस इज अ डेमोक्रेटिक सिस्टम, गवर्नमेंट बाय द पीपल फॉर द पीपल. और चाहे वेदर वी आर फ्रॉम ए जुडिशरी और फ्रॉम ए लेजिस्लेचर और फ्रॉम ए एग्जीक्यूटिव, वी हैव टू वर्क इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द सिस्टम. System is, the system has to grow, the democracy has to grow, the resources has to grow. People of Himachal Pradesh, people of the country, they must have a good living also. Everybody want a good living. तो वो जो रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन है उसके ऊपर बैठ के हम इस तरीके से बात करें ताकि हमको पता लगे कि भाई स्टेट का रिसोर्स तो ये है. अगर मैं हाई कोर्ट से बैठे बैठे कोई डायरेक्शन पास कर दूं विदाउट नोइंग द रिसोर्सेज ऑफ द स्टेट, तो मतलब स्टेट फिर जाके सुप्रीम कोर्ट में चले जाएगी. सुप्रीम कोर्ट के बाद वो में से पेंडिंग तो हैं 2000 करोड़ की डिग्री सुप्रीम कोर्ट से आने के बाद पीबीएमबी में वो पैसे मिले तो नहीं ना. शानन का इशू चल रहा है, तो ये जो इशू है इन ऐसे इश्यूज के ऊपर कॉन्सेंसस होना चाहिए, जुडिशरी भी उसमें साथ आए. ये वहाँ पर ये चर्चा में आया ये लैटिमार प्रिंसिपल कि वहाँ हाँ कि सेशन में तो चलो ना, सेशन में तो हम इंटरनल बैठ के दोनों रूलिंग एंड ऑपोजिशन के पार्टी के लोग बैठे हैं और स्टेट के जो इश्यूज है वो सामने रखे. सब गवर्नेंस ए की रही, बी की रही, 5-5 सालों में सब की रही. और अब ये इश्यूज जो हैं ये स्टेट से संबंधित इश्यूज है, जैसे फाइनेंशियल इशू है, लोन का इशू है, तो ये स्टेट से संबंधित इश्यूज है. इसके ऊपर कैसे हमको आगे बढ़ना है, किस प्रकार से कौन सी पॉलिसीज को हमको आगे जो है आगे लेके चलना है, कौन सी पॉलिसीज को अबंडन करना है, दैट्स द स्टेट मस्ट थिंक टुगेदर.